नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स शाइन में 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे व्हीटस्टोन सेतु, जिसे हम इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। तो आज हम उसकी संरचना, उसका सिद्धांत और उसके पर आधारित उसके अनुप्रयोग भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो अब हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु की। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि जो डॉक्टर CF व्हीटस्टोन थे, इन्होंने व्हीटस्टोन सेतु बनाया था। व्हीटस्टोन सेतु के इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोध को चतुर्भुज के आकार में, है ना, इस तरीके से उन्होंने संयोजित किया। 4 रेजिस्टेंस को बीच में एक गैल्वेनोमीटर कुंजी लगाई और A और C भुजा के बीच में एक सेल और K1 कुंजी लगा दी। तो ये जो व्यवस्था है वो किस काम में आती है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम में आती है। तो इस व्यवस्था को कहा गया व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु। अब इसे ब्रिज या सेतु क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा इसके सिद्धांत में कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले एक बार इसकी फिर से संरचना देख लीजिए। यहाँ 4 प्रतिरोध हैं, चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज के आकार में जोड़ दिया गया है। बीच में गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के साथ एक कुंजी जोड़ी गई K2 और A और C के बीच में एक सेल और एक कुंजी और जोड़ी गई है। इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की। तो ये सिद्धांत ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, जीरो डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जीरो डिफ्लेक्शन सिद्धांत या शून्य विक्षेप सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका सिद्धांत हम देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले अलग अलग भुजाओं के अलग अलग नाम हैं। क्यों अलग अलग नाम हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 भुजाएं हैं, A B C D, AD और CD और BC। तो जो AB और BC भुजाएं हैं इन्हें अनुपात भुजाएं कहते हैं, क्योंकि अनुपात भुजा इसलिए कहते हैं कि हम लिखते हैं P/Q, दोनों का अनुपात लिया जाता है और ये अनुपात R/S के बराबर होता है। यही इसका सिद्धांत होता है। तो हमें इसमें सबसे पहले सिद्धांत में प्रूफ करना होता है P/Q बराबर R/S। यहाँ P और Q कहलाते हैं अनुपातिक भुजा के प्रतिरोध। R हमारे पास ज्ञात प्रतिरोध होता है और S वो प्रतिरोध होता है जो अननोन है और जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इसीलिए AD, क्योंकि ज्ञात प्रतिरोध है इसलिए AD को क्या कहा गया है? ज्ञात भुजा। और ये अज्ञात इसलिए इसके हम CD को क्या कहा गया है? अज्ञात भुजा। अब जैसे ही आप कुंजी में K1 को दबाते हैं और इसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होती है, जैसे इस बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो I करंट फ्लो होगी और I फ्लो होते होते जब इस जगह पे आएगी तो देखो यहाँ 2 ब्रांचेस हैं, तो आने वाली धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो ये I जो है I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी। I2 में डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आने के बाद धारा को फिर से इसके अंदर बहना होता है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर बहने वाली धारा का मान कितना है? IG है, तो यहाँ पर बहने वाली धारा कितनी होगी? I1 माइनस IG। ठीक है। अब ये IG धारा यहाँ से बहते हुए इस पॉइंट तक आएगी और इसी तरीके से I2 जब इस पॉइंट तक बहकर आएगी तो ऊपर से आने वाली धारा, क्योंकि कुंजी का K2 को भी हम जोड़ देंगे, तो IG यहाँ से बहते हुए आएगी और I2 में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कुल धारा का मान कितना हो जाएगा? I2 प्लस IG। अब जब इन धाराओं को वापस से यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगी तो कुल धारा इस वाले पॉइंट पे हो जाएगी I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरी धारा बन जाएगी I1 प्लस I2 बराबर I। तो यहाँ आने वाली धारा फिर से I बहने लग जाती है। तो ये तो हमने करंट फ्लो बताया है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत ये कहता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है और G जो होता है गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब धारा मापी होता है जो धारा के प्रवाह की दिशा को बताता है। धारा के प्रवाह की दिशा गैल्वेनोमीटर का कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें बीच में तो होता है 0, इधर नंबर्स होते हैं और इधर भी नंबर्स होते हैं और ये हमारे अगर फ्लो यहाँ पर एरो होता है। अगर हमारा एरो इस तरीके से है, इस तरफ हो रहा है तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो दोनों तरफ से धारा का ये मान प्रदर्शित करता है धारा मापी, है ना। तो ये धारा की डायरेक्शन को शो करता है और कितनी इसकी डेंसिटी इसको शो करता है। तो अगर जब इसमें बहने वाली धारा है, इसमें 2 डिफ्लेक्शन हो सकते हैं, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अगर डिफ्लेक्शन ना तो राइट में है ना लेफ्ट साइड में है, 0 पर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इस स्थिति को हम कहते हैं शून्य विक्षेप।
शून्य विक्षेप क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में 0 पे शो हो रहा है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं शून्य विक्षेप। तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि जो व्हिटस्टोन सेतु होता है वो शून्य विक्षेप की विधि पर कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है कि इस ब्रांच में से, इस विकर्ण में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा केवल यहाँ से प्रवाहित होकर निकल रही है और यहाँ से प्रवाहित होकर निकल रही है। उस स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। यही व्हिटस्टोन का सिद्धांत है, और वो क्या होता है, P/Q बराबर R/S। तो हमारे व्हिटस्टोन का सिद्धांत क्या हो गया कि अगर इस तरीके से प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में भुजाओं का अनुपात समान होता है, P/Q बराबर R/S, और यही व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। इस स्थिति में इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव का मान होता है, B बिंदु पर विभव और D बिंदु पर विभव, दोनों के मान बराबर होता है, क्योंकि अगर बराबर नहीं होता तो इनके बीच में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है ना। तो VB और VD का मान इस स्थिति में बराबर होता है। अब इसे सेतु क्यों कहा गया है? ब्रिज किस काम में आता है कि अगर कहीं नदी बह रही होती है और अगर हमें नदी को पार करना होता है तो हम नदी के ऊपर, जैसे ये नदी बह रही है और हमें इस नदी को पार करना है तो हम इसके ऊपर क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ताकि बिना नदी में गए हम आराम से उस नदी को पार कर लें। उसी तरीके से यहाँ ये भुजा ब्रिज की तरह वर्क कर रही है कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ नदी नहीं बह रही, फिर भी करंट दूसरी सिरे पर, इस सिरे से इस सिरे पर आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, व्हिटस्टोन ब्रिज, कि बिना इस भुजा में धारा को प्रभावित किए हुए हम इसके भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, जो शून्य विक्षेप की स्थिति होती है उसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं, इसे हम कहते हैं शून्य विक्षेप से संतुलन की अवस्था। और इस अवस्था में दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, तो अब हम इनके मान निकालेंगे कि विभव का मान किस प्रकार समान होता है। तो इसी स्थिति का प्रयोग करते हुए P/Q बराबर R/S हमें प्रूव करना है। तो हम चलते हैं फिर से हमारे सर्किट की तरफ, और सर्किट में देखिए हम कह रहे हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में इन दोनों जो ब्रिज के जो दो पॉइंट है B और D, उस पर विभव का मान समान होगा। तो कैसे समान होगा, हम लिखते हैं जैसे VB = VD। पहले हम इधर की बात करते हैं, अगर VB की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, VA - VB, तो हम इसको लिख सकते हैं VA - VB। और VD क्या होगी, VA - VD, हमने इधर वाली ब्रांचेस ली है, तो हो जाएगी VA - VD। अब विभव क्या होता है, I R के बराबर होता है, बहने वाली धारा I1 है और R प्रतिरोध है P, तो VA - VB का मान हो जाएगा I1P। इसी तरीके से A और D के मध्य प्रतिरोध है R और बहने वाली धारा है I2, तो इसका मान हो जाएगा I2R। तो अगर हम इससे I1 और I2 की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आ जाएगी R/P, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम फिर से VB और VD वाले पॉइंट्स, इस वाले पॉइंट पे चलेंगे, फिर से बराबर रखेंगे कि VDB जो है वो VD के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए VB - VC ये बराबर होता है VD - VC के। इन दोनों के लिए जब वैल्यू रखेंगे तो VB - VC का मतलब है यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 ही फ्लो हो रही है, क्योंकि IG करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि हमने यहाँ इसका शून्य विक्षेप की स्थिति में इसका मान शून्य होता है। तो यहाँ बहने वाली करंट फिर से I1 है, I1 × Q, और यहाँ है I2 × S। फिर से हम I1/I2 की अगर वैल्यू निकालें तो वो आएगी S/Q, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I1/I2 की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी I1/I2 की वैल्यू, अगर हम दोनों को कंपेयर करें और दोनों की वैल्यूज को साथ में रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ करते हैं समीकरण 1 व 2 से R/P बराबर S/Q। तो इसको हम इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, P/Q बराबर R/S। यही हमारे व्हिटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को हम किरचॉफ के नियम की सहायता से भी प्रूव कर सकते हैं। चलो अब वो भी करते हैं। अब हम इस व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किरचॉफ के नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। किरचॉफ ने हमारे पास जो नियम था उसी का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो हमने किरचॉफ के दो नियम पढ़े थे, हम इसमें वोल्टा का नियम प्रयोग कर रहे हैं, और वोल्टा के नियम में सभी जो
किसी भी लूप में जो वोल्टा का मान होता है उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। समीशन v इज इक्वल टू समीशन आई आर इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें 2 लूप है हमारे पास, तो हमारे पास इसमें अब 2 लूप है। फर्स्ट लूप इस तरीके से है और सेकेंड लूप भी इसी तरीके से है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं। लूप हो रही है स्टार्ट ए बी डी ए, तो हम ले रहे हैं लूप ए बी डी ए में। तो जब हम इस लूप को करेंगे तो सबसे पहले एक एक इसकी ब्रांच लेते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लूप की ए बी डी ए में। ए बी डी ए में जब हम पहली वाली ब्रांच की बात करें तो यहाँ I1 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे प्रतिरोध R है। जब इसकी बात करेंगे तो IG करंट फ्लो हो रही है गैलोमीटर में से, और जब इधर चलेंगे तो I2 करंट फ्लो हो रही है R में से। लेकिन दिशा का ध्यान रखते हुए हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है और इसकी टोटल वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो हम चल रहे हैं ए बी डी ए में, इसके लिए I1P, क्योंकि करंट इधर ही फ्लो हो रही है और हम इधर ही चल रहे हैं। फिर चलेगा IG इंटू जी, तो प्लस IG इंटू जी और माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि करंट तो इधर फ्लो हो रही है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस I2 इंटू आर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I1P प्लस IgG इज इक्वल टू I2R, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके अभी यहीं रख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाली लूप की। सेकंड वाला लूप हमारा है बी सी डी बी। तो लूप बी सी डी बी में अब जब हम सेकंड लूप की बात कर रहे हैं तो आप देखिए बी सी, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है बी सी में I1 माइनस IG इंटू क्यू। तो I1 माइनस IG इंटू क्यू, यहाँ करंट फ्लो हो रही है, हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। तो माइनस I2 प्लस जी इंटू एस, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू एस, और हम फिर से अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं IG इंटू जी माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0, और से हम लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको ये चीज़ देखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं शून्य विक्षेप की अवस्था की तो IG का मान 0 होगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही है। तो हम इसमें कंडीशन लगा देंगे शून्य विक्षेप की स्थिति में। तो देखिए यहाँ IG का मान 0 करती है, समीकरण हमारी हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट की हो जाएगी हमारी I1P इज इक्वल टू I2R। जो हमने अभी अभी पहले प्रूफ करी थी वही इक्वेशन फिर से आ गई है, तो इसे हमने ले दिया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए IG 0 हो गया तो I1Q माइनस I2S और IG 0, तो ये इसे इक्वल टू 0 लिख देंगे और फिर हम इसे और लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I2S और इक्वेशन नंबर 4। तो ये दोनों इक्वेशन वही इक्वेशन है जो हमने पिछले वाले उसमें की थी। तो ये 3 और 4 बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी कैन इजीली प्रूव दैट P बाय Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और ये वापस हम लेकर आ गए व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसीलिए इनको अनुपातिक भुजाएं की जाती है। और इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान अगर S है हमारे पास तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास R Q बाय P है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R, क्योंकि S को तो लाना है, और Q बाय P इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध का मान हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने व्हिटस्टोन सेतु के बारे में पूरी जानकारी ली, इसका सिद्धांत क्या होता है, बनावट क्या होती है, और इसे किरचॉफ के नियम के द्वारा इसके सिद्धांत को किस प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी सहायता से इसका उपयोग करते हुए हम और भी उपकरण बनाते हैं जिनका प्रयोग हमारी प्रयोगशाला में भी करते हैं और बहुत इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम अगला अपना टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।